एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एग्जाम विद अरिहंत में। हम कर रहे थे प्राचीन इतिहास के बारे में बात, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया था। और हम लोगों ने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है, उम्मीद करती हूँ कि आप उसको अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, रिवाइज भी कर रहे होंगे। और इसी सेशन को आज हम फिर से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के साथ। ठीक है, उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज बात करने वाले हैं हम मध्य इतिहास के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भारत की संस्कृति सभ्यता पर अब देखेंगे हम किस तरीके से बाहरियों के द्वारा आक्रमण करने पर कितनी सारी चीजों में परिवर्तन होता है। यहाँ की पूरी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इसी क्रम में हम आज के सेशन को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं और बात करते हैं यहाँ पर मध्यकालीन भारत की। ठीक है, देखो मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आक्रमणकारी आए थे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। हिंद यूनानी आए, है ना, हूणों ने आक्रमण किया, कुषाण आए। तो इस तरीके से आप देखोगे एक क्रम में बहुत सारे आक्रमण होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत पर अरबों का जो आक्रमण होता है, उसके बाद काफी सारी चीजों में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम का। इसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। देखो, ऐसा नहीं था कि इससे पहले भारत पर आक्रमण नहीं किया गया था, बिल्कुल किया जा रहा था, लेकिन उनको उतनी सक्सेस नहीं मिल रही थी। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने लगातार कई बार भारत पर आक्रमण किया और अंततः जाकर आप देखोगे कि जब इसमें सिंध पर विजय की 712 ईस्वी में, तो यहाँ पर इसको क्या मिलती है, विजय प्राप्त होती है। अरबों के भारत पर आक्रमण करने के आखिर क्या कारण थे? ठीक है, तो यहाँ पर इनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो आक्रमण करके आएंगे, यहीं रहने लगेंगे, यहीं की पूरी राजनीति को वो संभालेंगे। नहीं, इनका बस उद्देश्य था धन का लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। उसका कारण भी था क्योंकि जो अरब देश जो है वो सूखा क्षेत्र है, वहां पर बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, लोगों के जीवन जो है वो बहुत कठिन है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर आप भारतीय क्षेत्र को देखेंगे, यहाँ के क्लाइमेट को देखेंगे, तो काफी ज्यादा फेवरेबल है ना। तो ये एक तरीके का आकर्षण का केंद्र बना हुआ था उस समय। और दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि यहाँ की जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसके द्वारा जो भी धरोहर थी हमारी, है ना, उसका भी प्रभाव जो है वो आकर्षित करता था। तो इसी चीज को आप देखोगे कि धन दौलत लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना इनकी प्राथमिक मंशा थी। अब आप देखेंगे कि इसके बाद आप देखोगे कि अरबों के आक्रमण के बाद शुरू होता है तुर्कियों का आक्रमण, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे इस क्रम में अगर आप देखोगे तो अल्पगीन करके एक व्यक्ति होता है, जिसने गजनवी वंश की स्थापना की। ठीक है, संस्थापक था किसका, गजनवी वंश का, और इसी का दामाद था, इसी का दामाद भी था और इसी का गुलाम भी था। कौन, सुबुक्तगीन। कौन था, अल्पगीन का जो दामाद था, जिसका नाम था सुबुक्तगीन। भारत पर आक्रमण करने वाला ये पहला तुर्क शासक था। ठीक है, यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गजनवी वंश का संस्थापक कौन था, तो अल्पगीन था। इसके बाद भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था। सुबुक्तगीन के बाद आता है एक सज्जन, एक व्यक्ति जिसका नाम है महमूद गजनवी, और इससे आपके सवाल काफी बार एग्जाम में बनते ही बनते हैं, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। एक्सक्यूज मी। ठीक है, इसने कितनी, 17 बार भारत पर आक्रमण किया। और इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहां पर खूब जमकर लूटपाट की। कब, 1025 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सोमनाथ ये कहाँ है, गुजरात में। कहां पर है, तो गुजरात पर
आक्रमण कर पूरे मंदिर के जितने भी आभूषण, जितने भी खजाना था, वो सब लूटपाट करके, क्योंकि इनका उद्देश्य ही यही होता था, और मंदिरों को नष्ट कर देना। ठीक है, क्योंकि इतनी 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 समृद्ध तरीके से ये देख नहीं पाते थे, है ना। तो बड़ा दुख होता, तो कहते थे कि ठीक है अब लूटपाट कर लिया, तोड़ दो फोड़ दो। लूट के ले जाते वो भी ठीक था, लेकिन तोड़फोड़ करना भी लोगों ने लगातार बना के रखा। ठीक है, महमूद गजनबी जो है, इसका वर्णन एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन जो है आपका बन जाता है। दूसरा आता है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इससे भी आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी था। ठीक है, कौन था? मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी के द्वारा यहाँ पर भारत में बहुत सारे युद्ध लड़े गए। एक सेकंड रुकिएगा, है ना। ठीक है, मोहम्मद गौरी के साथ भारत के राजा के द्वारा इनके बीच में हुए युद्धों को अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है। तो उसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड। ठीक है, देखो कौन कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मोहम्मद गौरी के कुछ युद्ध हैं, जिसमें सबसे पहला आता है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि कब हुआ है? 1191 में। ठीक है, 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध लड़ा जाता है, और इस युद्ध में हार किसकी होती है? मोहम्मद गौरी की होती है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि तराइन का युद्ध जो है वो कब हुआ था? ठीक है, तो 1191 में हुआ था। ठीक है, और किसके किसके मध्य हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा पूछ लेगा कि किसकी जीत हुई थी, किसकी हार हुई थी। तो याद रखिएगा, जो पहला युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गौरी की क्या होती है? हार हो जाती है। ठीक है, अब ये हार हो जाती है, ये चला जाता है, लेकिन इससे इसको संतुष्टि नहीं मिलती है। ये फिर से आता है दोबारा, और फिर से तराइन में आकर इसका फिर एक साल बाद ये फिर से तैयारी करके आता है, एक साल बाद, और फिर से लड़ाई करता है। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और अंततः क्या करता है? पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर हरा देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है? इसकी जीत होती है। किसकी? मोहम्मद गौरी की। पहले बारे में पृथ्वीराज चौहान जो जीत जाते हैं, और दूसरे में मोहम्मद गौरी की जीत होती है। इसके बाद ये सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है, और ये फिर से 2 साल बाद चंदावर पे युद्ध करता है, और यहाँ पर लड़ाई होती है किसकी? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, और यहाँ पर भी मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि धीमे धीमे यहाँ पर क्या है? एक सिलसिला शुरू हो गया है मुस्लिम साम्राज्य का, क्योंकि मुस्लिम साम्राज्य में जो लोग आ रहे थे, जो अरबों का आक्रमण हो रहा था, जो तुर्की आक्रमण हो रहा था, वो कहीं ना कहीं अभी तक लूटपाट के लिए हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये यहाँ पर बसने लगे हैं, और बसने के साथ साथ अपने साम्राज्य को भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन युद्धों से हम इन चीजों को देख सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि मोहम्मद गौरी के बाद मोहम्मद गौरी के ही गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। एक चीज आपने नोटिस की होगी, इस गजनवी वंश में क्या है? लोगों को गुलाम बनाया जाता है। मान लो कि कोई बहुत ही ताकतवर, बलशाली, आकर्षक तरीके का एक कोई मनुष्य है ना, कोई आदमी है, तो उसको क्या कर दिया भाई? अपने गुलाम बना लिया। जिस तरीके से, तो जैसे हम कहते हैं कि महिलाओं को लंबे समय तक दबा के रखा गया है, गुलाम बना के रखा गया है, तो पुरुषों की स्थिति भी बहुत लंबे समय तक खराब रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से गुलाम जो एक दास प्रथा है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी क्रम में आप देखोगे, इसीलिए पूछा जाता है कि जो मोहम्मद गौरी का गुलाम है वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यही संस्थापक होता है किसका? गुलाम वंश का। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, चलिए
गुलाम वंश में हम बात करने से पहले अब देखो, हमने देख लिया किस तरीके से महमूद गजनबी आता है, उसके बाद अल्पदीन आता है, उसका दामाद आता है सुबुक्तगीन, फिर मोहम्मद गौरी आता है और उसके बाद आ जाता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि क्या करता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है। और साथ ही के साथ यहाँ पर इसी गुलाम वंश के साथ यहाँ पर शुरू हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली पर राज करने का सिलसिला। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है जिस तरीके से बनेंगे उन सभी को देखते हुए कौन कौन से शासक हैं और उनसे इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, सभी चीजों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहली चीज तो ये देखो कि जो दिल्ली सल्तनत है इसमें 5 वंशों का एक लंबा शासन चला है, क्योंकि मिडिवल पीरियड को हम 2 कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत और दूसरा पढ़ते हैं मुगल पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाले शासकों को आज हम पढ़ने वाले, नेक्स्ट क्लास में हम मुगल वंश को पढ़ेंगे, उसमें जो भी शासक है उनके बारे में बात करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत को 5 जो वंश हैं उनके द्वारा यहाँ पे रेगुलेट किया गया है। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला आता है गुलाम वंश, दूसरा आता है खिलजी वंश, तीसरा होता है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और 5वां कौन सा है, लोधी वंश। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश जो कि 1206 से लेकर 1290 तक रहा है और इसका जो संस्थापक है वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे ऐसे ही पूछेगा। इसी तरीके से बात करें खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश जो है वो 1290 यहाँ पे खत्म हो गया। तो 1290 के बाद से यहाँ पे ये नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो पीरियड है 1206 से लेकर 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं रहा है, नहीं, ये यहाँ पे सिर्फ संस्थापक का नाम दिया गया है। इसके बाद बहुत सारे शासक आ जाते हैं आपके, इल्तुतमिश आ जाता है, रजिया सुल्तान आती है, बलबन आता है ना। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके अभी मुगल वंश के आगे के सेशन में देखेंगे। दूसरा है खिलजी वंश, इसके संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तुगलक वंश की बात करें तो इसका संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम। सैयद वंश का खिज्र खां और लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। तो सीधे सीधे वंश और उनके संस्थापकों से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आप इसको यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। अब हम एक एक करके जो वंश हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश की, जो कि शुरुआत हो जाती है दिल्ली सल्तनत की। यहाँ पर सबसे पहला शासक आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का क्या था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, और उसके जाने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद वो यहाँ पर आकर इस वंश की स्थापना करता है और राजधानी किसको बनाता है, लाहौर को। इसके द्वारा ही कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। तो जो कुतुब मीनार आपसे पूछा जाता है कहाँ पर, दिल्ली में, उसको बनाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, शुरुआत किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद का निर्माण है वो भी किसके द्वारा कराया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसका सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा नष्ट किया गया, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है, जो कि कहाँ है, बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी जो मृत्यु है वो कब हुई, चौगान खेलते, चौगान बोला जाता है पोलो को। ठीक है, पोलो जो गेम होता है उसको खेलते हुए 1210 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, यहाँ पर हमने ये देख लिए। आगे देखेंगे हम इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश की बात करें तो 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे ये बैठा था। ठीक है, अब यहाँ पे दिल्ली का ये वास्तविक संस्थापक कहलाया, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी थी वो क्या थी, लाहौर थी। लेकिन इल्तुतमिश जो है वो राजधानी को दिल्ली लेकर आता है, इसीलिए इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि उस समय रेगुलेट कहाँ से हो रहा था यहाँ का शासन, लाहौर से, लेकिन अब दिल्ली राजधानी आ चुकी है। इसके बाद आ जाता है इक्ता व्यवस्था, जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई, बहुत बार पूछा गया है, इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने ही चांदी का टका और तांबे का जीतल जो है सिक्के जो हैं वो प्रचलित किए थे।
ठीक है। और इसी के कारण यहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली में इसके द्वारा टकसाल का भी निर्माण कराया जाता है, ठीक है। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ठीक है। इल्तुतमिश को क्या कहते हैं, गुलामों का गुलाम भी कह सकते हैं। इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन, आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक का नाम बताइए, ठीक है। तो वो कौन थी, रजिया सुल्तान थी, और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद रजिया सुल्तान गद्दी में बैठती हैं, और इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजों को इनको फेस करना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाए। इसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से हैं कि बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लौह और रक्त की नीति, ठीक है, खून बहाओ, मारो काटो कुछ भी करो लेकिन जीतो, तो लौह और रक्त की नीति जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। इसी में आप देखोगे कि नौरोज उत्सव, ठीक है, जो कि एक फारसी उत्सव था, उसको भी भारत में शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, बलबन को जाता है। दरबार में फारसी परंपरा थी जिसमें सिजदा और पाबोस प्रथा शुरू गई। सिजदा का मतलब है ऐसे झुककर, दरबार में आकर झुककर बैठकर सर झुकाकर राजा को प्रणाम करना, और पाबोस का था लेटकर, मतलब बिल्कुल लेट जाओ चरणों में, उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, राजा को नमस्कार कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं खिलजी वंश की। गुलाम वंश के बाद दूसरा वंश कौन सा है, खिलजी वंश, और इसका संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1990 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आप जानते होंगे कि खिलजी वंश का प्रमुख शासक जो है वो कौन रहा है, अलाउद्दीन खिलजी रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के लिए नकद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी, ठीक है। अभी तक जो सेना थी वो बस उसको खिलाया पिलाया जा रहा था, लेकिन अब व्यवस्थित तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर सेना को वेतन भी दिया जाता था, है ना, और एक स्थायी सेना होती थी। दूसरी चीज आप देखोगे कि अपने घोड़ों को दागने और सैनिकों के हुलिये को भी यहाँ पे शुरू करने का श्रेय जो है वो भी किसको जाता है, गयासुद्दीन बलबन को जाता है, यहाँ पे किसको जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। इसके बाद बात करें, यहाँ पे अलाई दरवाजा और सीरी के किले का निर्माण जो है वो किसके द्वारा कराया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और दक्षिण भारत पर विजय के लिए इसने मलिक काफूर को भेजा है। ये मलिक काफूर आपको याद आ रहा है, उस पर पद्मावत में था, है ना। इसी को दक्षिण भारत के विजय के लिए भेजा गया था, और इसी को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर को क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी, क्योंकि इसको 1000 दिनारी में खरीदा था, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, 1000 दिनारी। नेक्स्ट आता है आपका तुगलक वंश, ठीक है। हमने देख लिया गुलाम वंश के संस्थापकों के बारे में, हमने देखा खिलजी वंश के बारे में, अब बात करेंगे तुगलक वंश। अब आप देखोगे कि सभी इन 5 वंशों में एक तो हो गया गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन सभी में सबसे ज्यादा लंबा पीरियड लगभग 94 वर्षों का, 94 ईयर्स का सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तुगलक वंश का रहा है, ठीक है। तुगलक वंश का संस्थापक जो था वो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। यह सल्तनत काल में नहरें निर्माण करने वाला प्रथम शासक था, ठीक है। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला, दिल्ली सल्तनत की बात की गई है क्योंकि इससे पहले हमने नहरों का निर्माण पहले भी देखा है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ा था। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली पर बैठा था, ठीक है। इसे बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जाता था। इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। चांदी के सिक्के और तांबे की सांकेतिक मुद्रा जो है वो किसके द्वारा चलाई गई है, आपके तुगलक वंश के शासक
मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, इसी के शासन काल में जो प्रसिद्ध मुरक्को, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, मुरक्को का प्रसिद्ध जो यात्री था जिसका नाम क्या था, इब्न बतूता, इसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी रहला, है ना, जिसमें इसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विवरण किया था। और मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आता है और इसी से प्रसिद्ध होकर क्या करता है, वो इसको कहता है कि भाई तुम मतलब सारा का सारा बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर विवरण करो, है ना। तो इसका विवरण जो है वो इसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसी में तुगलक वंश में आपका फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में कुछ कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना। जजिया कर क्या था, ये गैर मुस्लिम कर था। ठीक है, जो भी मुस्लिम नहीं थे, ठीक है, ईसाई हो गए, अन्य सभी धर्मों के लोगों को क्या देना पड़ता था, जजिया कर देना पड़ता था अगर उनको उस राज्य में रहना है। तो इसमें ब्राह्मणों पर कर लगाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, फिरोज शाह तुगलक को। इसके अलावा आप देखोगे कई जगहों पर इसने कई नहरों का निर्माण भी कराया। जौनपुर शहर की स्थापना जो है वो भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जौनपुर जो है इसकी स्थापना, इस शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने भाई की याद में, जौना खां के। इसके अलावा आप देखोगे कि जगन्नाथ मंदिर को इसके द्वारा लूटा गया और उसको डिस्ट्रॉय किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने महिलाओं और बच्चों के लिए आर्थिक सहायता के लिए दीवाने खैरात नामक दान विभाग की शुरुआत की थी। किसकी, दीवाने खैरात, किसके, महिलाओं और बच्चों के लिए, किसके द्वारा की गई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसके अलावा देखेंगे कि निशुल्क चिकित्सा सहायता के लिए भी खैराती अस्पताल दारुल शफा की स्थापना की गई। ठीक है, खैराती राज जहाँ पे फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज आपको दी जाए, तो ये भी किसने किया, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा बहुत सारी चीजें और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध इस इतिहासकार बर्नी ने तारीखे फिरोजशाही नामक जो है इसी पर पुस्तक लिखी है। किसके द्वारा लिखी गई है, तारीखे फिरोजशाही बर्नी के द्वारा, और किस पे लिखी गई है, फिरोज शाह तुगलक पे। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला वंश है सबसे कम पीरियड के लिए जो रहा है, सबसे लंबा पीरियड रहा है तुगलक वंश का, सबसे छोटा कार्यकाल रहा है आपका सैयद वंश का। सैयद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था, खिज्र खां, और खिज्र खां ने ही स्थापना की थी। ये दिल्ली सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र क्या था, सिया वंश का था। ठीक है, जो आप देखोगे सिया और सुन्नी दो संप्रदाय हैं, जिसमें सिया जो है यहाँ पर सिया समुदाय से ये एकमात्र इस वंश का शासक रहा है। ठीक है, कौन, खिज्र खां। नेक्स्ट है, हम देखते हैं लोधी वंश के बारे में बात करेंगे। आखिरी और अंतिम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। ठीक है, और इसका सर्वश्रेष्ठ शासक था आपका सिकंदर लोधी। इसी के कार्यकाल में आप देखोगे कि 1504 में आगरा शहर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, आगरा शहर जो है 1504 में किसके द्वारा बसाया गया, तो सिकंदर लोधी के द्वारा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, कुतुब मीनार की मरम्मत जो है वो भी किसके द्वारा कराएगी, सिकंदर लोधी के द्वारा कराएगी। अंतिम शासक लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स मैंने डाले हैं वो सब कुछ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, सभी इंपॉर्टेंट है, तो उनको जरूर ध्यान रखिएगा। और जहाँ पे विशेष रूप से कहती हूँ इम्पोर्टेंट, इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे गए, रिपीटेशन में वो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक है, और इसी के द्वारा 1526 में युद्ध होता है पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच होती है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होती है, और जिसमें जीत किसकी होती है भाई, बाबर की होती है। और यहीं से आप देखोगे कि मुगल वंश की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा, मुगल वंश की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में
हमने देखा गुलाम वंश के बारे में, उसके बाद खिलजी वंश के बारे में, तुगलक और सैयद और आपका लोधी। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे देखने। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर कर लेते हैं जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये यहाँ पर एक शॉर्ट में एक बेसिक तरीके से आपको सिर्फ एक फॉर्मेट आपके दिमाग में बनाने का तरीका है, ठीक है, कि ये चीजें हमें पढ़नी है। इस पे अभी और डिटेल में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, किसने राज दरबार में सिजदा घुटने पर बैठकर शीश नवाना, है ना, मैंने अभी बताया था, सिजदा एवं पावोश कर शीश नवाना, ठीक है। पावोश की बात करें, पांव को चूमना, यानी कि लेट जाना और पैरों को चूम कर राजा को उसको वो करना, नमस्ते करना, ठीक है। तो यहाँ पर किसके द्वारा ये परंपरा शुरू की थी? ये फारसी परंपरा थी, याद रखिएगा। कैसी थी? फारसी परंपरा थी। इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। और बलबन किस वंश का शासक है? किस वंश का शासक है? तो ये गुलाम वंश का शासक है, ठीक है। किस वंश का शासक है? तो गुलाम वंश का शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्यों कहा गया? उसे 10,000 दिनार में खरीदा गया था। वह 1000 सैनिकों का प्रधान था। उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व प्राप्त था, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा आपका? जल्दी से बताइए। अभी अभी मैंने जब क्लास में इससे पहले ही बताया था, अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था किसे? मलिक काफूर को। कितने में? 1000 दिनार में। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी। किसने खरीदा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ठीक है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? और इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनता है कि ये प्रथम, पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। महिला शासक थी, ठीक है। किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध किसने किसको पराजित किया था? बताइए। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ? ये पृथ्वीराज चौहान और एवं गौरी के बीच में, है ना। इसमें हार किसकी होती है? इसमें गौरी हार जाता है। दूसरा होता है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध, और ठीक 1 साल बाद होता है 1992 ईस्वी में, ठीक है। और ये भी किसके बीच होता है? पृथ्वीराज के बीच, पृथ्वीराज और गौरी के बीच में। और गौरी क्या होता है? गौरी यहाँ जीत जाता है, ठीक है। और इसके बाद मोहम्मद गौरी से संबंधित एक तो हो गया ये, और एक है आपका चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो किसके मध्य होता है? राजा जयचंद और एवं गौरी के बीच में। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द्वितीय युद्ध में किसने किसको हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी या फिर सिकंदर लोधी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोधी वंश का जो संस्थापक था
संस्थापक था वो कौन था? बहलोल लोदी, ठीक है। और अंतिम कौन था? तो इब्राहिम लोदी, क्योंकि इसी की लड़ाई होती है किससे? पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य होता है? ये होता है आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। और इसमें क्या होता है? बाबर की जीत हो जाती है और यहीं से शुरू हो जाता है मुगल वंश, ठीक है। यहीं से क्या हो जाता है? मुगल काल शुरू हो जाता है। तो अंतिम कौन है? इब्राहिम लोदी। अगला सवाल, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? बताइए। और ये किसके टाइम में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। इब्न बतूता कब आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कहां से आया? मोरक्को, फारस, तुर्की और मध्य एशिया। फटाफट से कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोरक्को, यानी कि ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है ना? ये मैंने स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने पढ़ा था तभी मैंने आपको बता दिया। जल्दी से बताओ, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर या फिर बाबर? तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है, ठीक है। मोहम्मद गौरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख बख्श। लाख बख्श नाम से किसे जाना जाता था? कौन सा भारतीय शासक था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो लाख बख्श की उपाधि जो है वो किसको दी गई है? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आपका दिल्ली सल्तनत से ये टॉपिक जो था वो हम लोगों ने आज यहाँ पर देखा है। इसको अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मुगल पीरियड। इस टॉपिक को भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी हम लोगों ने शुरू की हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, जैसे कि बस आप एक बार गो थ्रू हो जाइए कि ये चीजें होती हैं, है ना। इसको और डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके हम जो हमारे पूरे कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग आगे देखते चलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ क्लास जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।